बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि लोग फॉरेक्स में लॉस क्यों करते हैं। वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से लोगों का लॉस हो जाता है, अकाउंट वॉश हो जाता है, दोबारा वो इक्विटी ऐड करते हैं, वो भी वॉश हो जाता है, तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही होता है। आखिर रीज़न्स क्या हैं? तो ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको तो पता है कि इनकी मेन वजूहात क्या हैं, किन रीज़न्स की वजह से लोग जो है वो फॉरेक्स में लॉस करते हैं। अब जो नंबर वन उसकी रीज़न है वो है लैक ऑफ नॉलेज, कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होता फॉरेक्स का कि फॉरेक्स है क्या। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का डेली बिजनेस होता है। अब देखें, मिलियन, बिलियन, देन ट्रिलियन। और हम क्या करते हैं कि हम 100 की इक्विटी लेकर बहुत बड़े ट्रेडर बनकर इस मार्केट में एंटर हो जाते हैं। हमें इसके स्कोप का पता नहीं है कि इसमें कैसे हमने ट्रेड करना है, कैसे हमने काम करना है, कब हमने एंटर होना है, कब हमने एग्ज़िट होना है, वगैरह वगैरह। लैक ऑफ नॉलेज कि पहली बात है कि हमें फॉरेक्स का नॉलेज ही नहीं होता। देखें, कोई भी चीज़ है उसका प्रॉपर नॉलेज होता है, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है, लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, फिर जाकर आप इस काबिल होते हैं कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर काम करें। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल माइनर सी। सपोज़ कि आप एक अपना सूट चाहते हैं कि जी मैं अपना एक नया सूट लिया और मैं ये खुद बनाना चाहता हूँ। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना आप टेलर के पास बैठते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप कोई काम नहीं करते। ना उससे इसकी मेजरमेंट का पूछते हैं, ना इसकी जो कटिंग्स हैं उनके बारे पूछते हैं। तो आप एक बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में, और आप 1500-2000 का एक सूट ले आते हैं और आप किसी से मशीन जो है ये लोन ले लेते हैं या उसी टेलर के पास जाके बैठ जाते हैं कि यार मैंने अपना ये सूट तैयार करना है। तो उसके पास ज़ाहिर है स्पेयर मशीन्स होती हैं, वो कहता है कि ठीक है जी आप आएँ, बैठ जाएँ और अपना काम करें, बट आप उसको कंसल्ट नहीं करते हो। लैक ऑफ नॉलेज इसकी बात हो रही है। आप उसको कंसल्ट नहीं करते, आप उससे पूछते नहीं हैं कि जी कितने मीटर मैंने कपड़ा लेके आना है और कौन सा कपड़ा लेना है और इसकी कटिंग्स कैसे होगी, वगैरह वगैरह। बातें बहुत लंबी हैं, ये कहानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी बात। लैक ऑफ नॉलेज आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने इसका नॉलेज लेना है, इसका स्कोप देखना है। सेकंड नंबर पे आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग। जब आपको इसका पता चल जाए कि यार अच्छा ये इतनी बड़ी मार्केट है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं, इसमें रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद ट्रेनिंग है। जब तक किसी भी चीज़ की, जैसा कि मैंने आपको एक सूट तैयार करने की बात की है, ट्रेनिंग आपके पास नहीं होगी तो डेफिनेटली आप सूट तैयार नहीं कर पाएंगे। फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आप एक प्रोफेशनल टेलर जो है वो बन जाएं। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के बारे कहा जाता है प्रैक्टिस मेन अ मैन परफेक्ट, कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस जो है ये इन्हेंस होगा। ये बेसिक 3 वजूहत हैं। और आगे जो 4 नंबर रीज़न है वो है लैक ऑफ इक्विटी, ठीक है। यानी कि इक्विटी एक ऐसा फैक्टर है जो फॉरेक्स में लॉस की रीज़न बनता है। सपोज़ आप $100 की इक्विटी लेकर आते हैं और फिर क्या होता है कि लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये 5 नंबर पॉइंट है, ये इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ। आपने एक ट्रेड ओपन की 0.01 से, ठीक है। अच्छा, वो आपकी ट्रेड रिवर्स चली गई तो आपने कहा जी कि मेरी तो 100 की इक्विटी है और ये रिवर्स हो गई है, $3, $4 या $5 रिवर्स हो गई है। मैं तो नहीं काटता जी, आप एक और ट्रेड ओपन कर लेते हैं, वो भी रिवर्स हो जाती है। आप एक और ओपन कर लेते हैं,
वो भी रिवर्स हो जाती है। अब इसकी रीज़न है लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपको पता ही नहीं है कि ट्रेंड बाई का है या सेल का है, सपोर्ट कहाँ पे बन रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रही है, और ट्रेंड लाइन जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, क्या प्राइस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है या उसको ब्रेकआउट कर रही है, क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपने ट्रेनिंग किसी से ली नहीं है, फिर आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आप वो ट्रेड्स जो हैं वो लेते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली वो ट्रेड्स आप लेते जा रहे हैं। रिजल्टेंटली क्या होता है कि आप का अकाउंट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जनाब लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब कोई बंदा भी नहीं चाहता कि मेरा लॉस हो या मैं लॉस में अपनी ट्रेड कट करूं। देखिए, फॉरेक्स एक इतना वसी बिज़नेस है, ये आपको तमाम अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और जब भी आप मार्केट में एंटर होते हैं तो आप रिस्क पे होते हैं। ठीक है, आप रिस्क पे होते हैं। अब रिस्क पे कैसे होते हैं कि मार्केट से जब आप बाहर हैं आप रिस्क फ्री हैं, बट जब आप मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क पे हैं। किसी वक्त भी आप कैसे सेल हो सकता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा मेरा जो रूल है, नो कंप्रोमाइज़ ऑन एसएल। अब ये मार्केट जो है या ये बिज़नेस जो है ये आपको स्टॉप लॉस की अपॉर्चुनिटी देता है कि इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, रिवर्स हो गई है, तो आप एक लेवल बनाएं कि जी यहाँ तक अगर प्राइस रिवर्स आती है तो मैं अपना स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा, लॉस ले लूँगा और मैं निकल जाऊँगा मार्केट से। अब होता क्या है कि ऐसे हम नहीं करते, हम वेट करते रहते हैं। $100 का अकाउंट है, $10 मार्केट रिवर्स होती है तो हम ट्रेड कट नहीं करते, वो $15 पे हो जाती है। हम कहते हैं नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों? लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, फिर वो $15 का लॉस 20 पे आ जाता है। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, आज जो है ये ऐसे होगा, आज ऐसे हो जाएगा। फिर आप वेट करते हैं, वो 20 वाला लॉस 25 पे आ जाता है। फिर आप कहते हैं चले चले कोई बात नहीं, ये कैंडल जो है ये करते करते वो 30 पे आ जाता है। तो बेहतर नहीं है कि जब मार्केट 10 से $12 आपके अगेंस्ट गई है तो आप निकल जाएं। लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट 5 नंबर पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। आगे है जी 6 नंबर पॉइंट, लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल्स। अब मसला क्या है कि इमोशन कंट्रोल एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो आपकी ट्रेडिंग को बैडली अफेक्ट करता है। जिन लोगों का इमोशंस पे कंट्रोल होता है उनकी ट्रेड कभी भी रिवर्स नहीं होती। इन केस रिवर्स हो जाती है, वो अपना लॉस बुक करते हैं, निकल जाते हैं, वेट करते हैं। जब उसी पेयर में उनको कोई और सेटअप मिलता है तो वो फिर उसी दिन नहीं तो अगले दिन, उसी हफ्ते एटलीस्ट वो अपना जो लॉस है वो रिकवर कर लेते हैं। अब होता क्या है, अगर 1 2 3 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में चली गई तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल्स है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वही प्रॉफिट जो 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 वीक में हमने गेन किया होता है वो एक ही ट्रेड में हम दे के बैठ जाते हैं, प्लस अपनी इक्विटी जो है वो भी मार्केट को हम रिटर्न कर देते हैं कि जी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें प्रॉफिट दिया था, अब अपनी अमानत आप वापस ले लें। लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल, लैक ऑफ पेशेंस। अब क्या है, हमारा जो एक कंसेप्ट बना हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जो ही हम मार्केट में एंटर हों साथ ही कैंडल लगे हमारी फेवर में और 15 से 20-30 डॉलर जो है विद इन 5 मिनट हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएं। ऐसे नहीं होता, मार्केट है, इसने अपने हिसाब से जाना होता है। अब एक ग्रुप है, मैं अब उसका नाम नहीं लेता,
उसमें मैंने बताया था, इवन जो मेरा पर्सनल ग्रुप है उसमें मैंने बताया था कि यार ये वाला लेवल है गोल्ड का और ये चार्ट भी गोल्ड ही का ओपन है। और मैं इस मार्केट को देख रहा था, लेकिन एक ग्रुप में इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा चले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि उनको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए। अब होता क्या है कि कल मैंने बताया था कि 1960 और 1965 का ये एक लेवल है। मैंने स्क्रीनशॉट दिया था अपने ट्रेडिंग व्यू का कि अगर प्राइस मोस्ट 70% पॉसिबिलिटी है कि 1965 का जो लेवल है ये मार्केट अप साइड को ब्रेक करेगी, क्योंकि 1952 53 का लो वो लगा के आ रही थी। तो मैंने बताया था कि यार 1965 को आप फोकस करें, प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो इसको बाई में लें और लेवल के नीचे यानी कि 1960 पे आप स्टॉप लॉस रखें, 1965 पे आप इसको बाई में लें। और इन केस प्राइस दोबारा डाउन जाती है अपना लो टेस्ट करने के लिए तो 1960 पे सेल लें, 1965 पे स्टॉप लॉस रखें। अब $4 का स्टॉप लॉस हम लेना नहीं चाहते, और क्या है कि हम फिर वेट भी नहीं करते। अब अगर आप वेट करते कि यार ये लेवल इन्होंने बताया हुआ है 1960 और 65 का, अगर 60 से नीचे प्राइस जाती है तो हम सेल में लेंगे। अब हो सकता है कि वो 10 मिनट में मार्केट चली जाए, 15 मिनट में चली जाए, 10 घंटों में चली जाए। अब मैंने प्रैक्टिस किया कल की डेट में 4 घंटे प्राइस 1961 से 1964 के दरमियान रेंज करती रही है, और ऐसे ही हुआ 1965 का एरिया जो है गोल्ड ने अप साइड को ब्रेक किया और प्राइस जो है आई थिंक कि वो ऊपर गई 70 प्लस तक ऊपर गई जब मैंने लास्ट टाइम इसको देखा था। तो अब क्या है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता कि हम वेट करें। फिर दूसरा पेशेंस नहीं होता कि जब आप टीपी और एसएल सेट कर लेते हैं तो आप वेट नहीं कर पाते। एसएल तक आप वेट किया करें या टीपी तक आप वेट किया करें। अब होता क्या है, लैक ऑफ पेशेंस में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, ग्रीड, कि जब भी $1 से $2 ट्रेड हमारे फेवर में आती है, एक अच्छी एंट्री होती है, तो हम क्या करते हैं कि बस हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न फियर है। एक तो लालच है, दूसरा फियर है, इसकी वजह से भी हम लॉस करते हैं। अब फियर क्या है कि यार शुक्र है 4 घंटों के बाद मुझे $2 मिल रहे हैं, अब मार्केट जो है मेरे फेवर में चल रही है। अब कहीं ऐसे ना हो कि ये रिवर्स हो जाए और मेरा एसएल हिट हो जाए। नेक्स्ट है जी लॉट साइज़। लॉट साइज़ एक वो वेपन है आपके पास जो विद इन मिनट्स आपके, बल्कि विद इन आवर्स, विद इन अ डे आपके अकाउंट को डबल भी कर सकता है और वॉश भी आपका अकाउंट हो सकता है। इसलिए जैसा कि ये ऊपर मैंने 5 नंबर पॉइंट पे लिखा है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखें, लॉट साइज़ हमेशा आप अपनी इक्विटी के हिसाब से रखें। अगर आपके पास $100 की इक्विटी है तो आप बैलेंस होके ट्रेड करें। 0.01 की मैक्सिमम 2 ट्रेड्स आपकी ओपन हो और आप SLTP तक वेट करें। मैं कहता हूं कि अगर आप SLTP के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो कभी भी आपका अकाउंट वॉश नहीं होता। अब ग्रीड और फियर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चंद एक वजूहात हैं जिनकी वजह से आप जो है वो फॉरेक्स में लॉस करते हैं। अब गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं कि गोल्ड जो है इसका क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है। अभी करंट सूरत हाल में H1 का चार्ट है और किधर है मार्केट, मेरा ख्याल है कि मैं, हाँ यस, इस चार्ट को देखते देखते ही मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये थोड़ा सा एक ट्रेडिंग आइडिया जो है ये शेयर कर देता हूँ। अब इसको मेरा ख्याल है मुझे डिलीट कर देना चाहिए। बातें वो हैं जो सारी की सारी हो गई हैं और वीडियो प्रॉपर तो अभी तक मैंने बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। ये आप देखें कि अभी गोल्ड की प्राइस को रिजेक्शन मिली है 1975। जब तक प्राइस 1975 के नीचे है आप इसको सेल में लें और
पॉसिबिलिटी है कि प्राइस दोबारा इस एरिया को टेस्ट करे 1965 को, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और गोल्ड को बुलिश हम देखेंगे जब गोल्ड की प्राइस 1976 और 77 के ऊपर जाती है। अगर प्राइस 1976 और 77 को अप साइड को ब्रेक करती है, ये वाला जो एरिया है 1976-77 अप साइड को ब्रेक होता है, तो फिर TP1 1982 होगा। और अगर 1982 का एरिया भी अप साइड को ब्रेक होता है तो फिर हमारा TP2 जो है 1989 या 1990 हो सकता है। ये वाला जो एरिया, ये एक स्ट्रांग एरिया है। कल भी मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि 1965 से 1960 का जो एरिया है, पॉसिबिलिटी है कि प्राइस एक दफ़ा दोबारा डाउन आए, ठीक है। यहाँ पर एक तरह का H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है और ये एक स्ट्रांग लेवल है। जब तक प्राइस 1965 के ऊपर है आप गोल्ड को बाई में देखें, और करंट अगर प्राइस 1976-77 के ऊपर जाती है तो 1982 तक आप गोल्ड को बाई में देखें। बस ये चंद एक बातें थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।